हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे हर एक चैप्टर का, और इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जानेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्रॉप क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, और उसका मैनेजमेंट जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा रिवीजन है, तो थोड़ा सा जल्दी से चीज़ों को करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स सामने रखने हैं। नोट्स आपके बने हुए हैं और आप साथ साथ में नोट्स के साथ पढ़ते रहेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपको सबसे पहले कुछ दिख रहे हैं बैल, ठीक है, और बैलों को यहाँ पर खेतों में जोता जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, इसी के साथ कुछ फावड़ा और कुछ वस्तुएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आसपास आपको कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ये डायग्राम देख करके आपको इतना तो समझ आया है, आप सभी ने देखा होगा गांव में, घरों में जो खेती होती है वो कुछ इसी प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो आपने ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये सभी ने अपने घरों में, अपने आसपास के जो खेतों में इस प्रकार का डायग्राम या इस प्रकार की चीजें आपने देखी हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या होती है? फसल है। क्रॉप फसल। अब फसल कोई एक चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सारी फसलों के बारे में बात करेंगे। और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? उत्पादन। सबसे पहले तो फसल उत्पादन के बारे में समझेंगे। फसल उत्पादन किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पारंपरिक तरीके होते हैं फसल उत्पादन के, क्रॉप प्रोडक्शन के। देन हम बात करेंगे उनका जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है, नई जो टेक्निक्स है वो क्या है, जिनसे कि हम फसलों का उत्पादन जो है वो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फसल के बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि हम फसल को उगाते हैं, सिर्फ एक टाइप की फसल के बारे में बात नहीं हो रही है, हम अनाज के बारे में भी बात करेंगे। फल, सब्जियां, दालें, सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम कंबाइंडली इन्हें कह रहे हैं, ये है फसल हमारी, हम अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि हम फसल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फसलों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है ये हम बात करेंगे। हमने कहा हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमने कहा हम चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस बारे में बात होती है। तो सबसे पहले तो हमने कहा हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम ही हमें बताता है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन, इनकी फसल का उत्पादन कैसे होता है, उसके पारंपरिक तरीके, ठीक है। और आपने कहा उसके आधुनिक तरीके, आधुनिक तरीकों में भी कुछ कुछ चीजें आपकी ऐड की जाती हैं, वो क्या है यहाँ पर, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये तो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपके पास कुछ टॉपिक्स भी आते हैं यहाँ पर। हमने कहा क्यों पढ़े हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन को। तो देखिए, आपको कुछ नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, और आपको भेजा जाता है किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे एक घर बना हुआ है, वहां पे खेती है, आपके पास बैल है, सब कुछ, सब साधन आपको दे दिए गए हैं। आपको खेत दे दिए गए हैं, आपको घर दे दिया गया है, आपको जो भी गैती है, फावड़ा है, या जो हल होते हैं आपके, ठीक है, या दरांती होती है, कुदाल होती है, जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर खेती करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब आपको दे दिए जाते हैं। अब हमने कहा आपको सारी वस्तुएं आपको दे दी जाती हैं, सारे जो भी चीजें आपको चाहिए खेती करने के लिए वो आपको दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि खेती कैसे की जाती है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आपको सिर्फ इतना पता है कि बीजों को बोया जाता है और उससे आपकी क्या होती है, फसल उगती है। आपको सिर्फ इतना पता है। हो सकता है कि आप में से जो मैक्सिमम बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। वैसे तो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। चैप्टर पढ़ने से पहले भी कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें ये सारी चीजें पता हो। अगर हम पारंपरिक तरीकों की बात करें तो हमने कहा पारंपरिक तरीके सबको ही पता होते हैं, जिन्होंने अपने घरों में देखा होगा। कई आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने घर में हेल्प करते होंगे अपने पेरेंट्स की, ठीक है। जब आपके पास फ्री टाइम होता है या छुट्टियों में आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं, आप अपने खेतों में जाते हैं, या आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, तो आपको पता होता है कि अब क्या होगा इसके बाद, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि खेती किस प्रकार से की जाती है। आपको सारे सामान दे दिया गया, आपको खेत दे दिए गए हैं, खेतों में बोने के लिए आपको बीज दे दिया गया है। आपने कहा खेतों की जुताई के लिए आपको यहाँ पे बैल दे दिए गए हैं, हल दे दिया गया है, ठीक है।
अब आपको पता नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले क्या चीज़ें करनी है। आपको अगर पता होगा तो आपको सिर्फ इतना पता होगा कि बीज बोने हैं, पानी डालना है और इतना हो गया। लेकिन खेती सिर्फ इतना नहीं है कि बीजों को बोना और वहाँ पे पानी डालना, सिर्फ खेती इतना नहीं है। हमने कहा फसल को बोने के लिए सबसे पहले समझना होता है फसल को, क्योंकि आप एक फसल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझना होगा पौधे को, ठीक है, जो फसल है, फसल का मतलब क्या होता है। आपने कहा जो पौधे, एक ही प्रकार के जो पौधे हैं, वो पूरे खेत में अगर एक ही प्रकार के पौधे आप बोते हैं तो उसे आप फसल कहते हैं। जैसे हमने कहा गेहूं की फसल, गेहूं की फसल का मतलब है आपने पूरे खेत में आपने गेहूं के ही पौधे यहाँ पे क्या किए हैं, वो रखे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले समझना होता है पौधे के विषय में कि पौधे किस प्रकार से उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप उन्हें बो सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में हम देखते हैं अभी का जो टाइम है, जैसे विंटर सीजन है, तो आप देख रहे हैं कि गेहूं की बुआई कर रखी है, गेहूं के पौधे आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे गेहूं में फली लगेगी, ठीक है। और मार्च से अप्रैल के बीच में यहाँ पर क्या होगा, गेहूं की कटाई होती है। अब इस सीजन में आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि आपने धान की बुआई कर रखी है, धान आपने कहीं बो रखी है, आपको कहीं नहीं दिखेगा कि आपने धान को बो रखा है, ठीक है, या आपने मक्के को कहीं बो रखा है, आपको नहीं दिखेगा। मक्का आपको दिख सकता है, धान आपको दिख सकता है, जो प्रिजर्व कर रखा है या स्टोर कर रखा है, उसकी फसल नहीं दिखेगी आपको। पॉली हाउस बना दिए जाते हैं वो अलग चीज़ है, बट हम नॉर्मली अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको गेहूं की फसल कहीं नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा गेहूं की फसल के लिए जो विंटर का सीजन है वो सुटेबल नहीं होता है। सर्दियों में हम धान को नहीं बोते हैं, या फिर आपने कहा कि जून जुलाई के टाइम पे आप गेहूं को नहीं बोते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न है। ऐसा कैसे पता चला हमें? हमने कहा अगर हम अपने पुरानों की बात करें, अगर हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वहाँ से आपने कहा पीढ़ियों से जो पारंपरिक खेती है वो चली आ रही है। आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ अच्छे से खेती की जाती है। हम सभी ने अपने घरों में देखा है, हम सभी के पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया, खेती की है। हो सकता है कि कुछ बच्चे क्या है, या कुछ फैमिली जो है वो अब गांव से आकर के शहर में बस गई होंगी, या कुछ ऐसे फैमिली होंगे जो अब खेती नहीं करती होंगी, लेकिन उन्होंने देखा होगा खेती किस प्रकार से की जाती है। मैक्सिमम बच्चों ने भी देखा होगा। और हो सकता है कि किन्हीं बच्चों ने नहीं देखे तो उनके पेरेंट्स ने निश्चित रूप से देखा होगा कि खेती किस प्रकार से करते हैं और उन्होंने की भी होगी। इस चीज की जानकारी कि किस प्लांट को, किस फसल को किस टाइम पे बोना है, इसकी नॉलेज हमें मिलती है अपने जो, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, और उनके भी जो पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने उन्होंने बताया होगा। तो जैसे आपने कहा कि आपके दादा दादी को उनके पेरेंट्स ने बताया होगा, आपके पेरेंट्स को आपके दादा दादी ने बताया है, और आपको आपके पेरेंट्स और आपके दादा दादी दोनों ही बताते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि उन्होंने हम मान सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे या बोया होगा, और उन्होंने एनालाइज किया होगा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू करा है। धीरे धीरे हमने जाना कि खेती का कितना महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने कहा कि हमें जो फूड मिलता है वो सबसे प्राइमरी और सबसे पहला जो स्रोत है या सबसे पहला जो माध्यम है हमारे भोजन का, वो यहाँ पे प्लांट्स ही होते हैं। आपने कहा एक बारी के लिए आप जानते हैं, आप देखते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें वेजिटेरियन फूड भी चाहिए, वो वेजेस भी खाएंगे, वो पल्सेस भी खाएंगे। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉन वेज खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर वेजिटेरियन कोई लोग है तो आपने कहा कि वो क्या है, वो नॉन वेज नहीं खाते और फिर भी वो पूरा जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सेम चीज यहाँ पर बात की थी। हमने कहा था आप स्टार्टिंग से लेकर के देखेंगे, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप क्या, आपका रूटीन होता है, आप उठे, आप फ्रेश हुए, आपने ब्रश किया, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी आपने की है, पूजा करेंगे, रेडी होंगे स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, पहले बनाएंगे फिर आप करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में वैसे एक्चुअली में होता क्या है, हमने कहा एक तो जूस हम उसमें शामिल करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सैलेड खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड खाते हैं। अगर हम अपनी बात करें हमारे घरों में, तो हमने कहा हम दाल, सब्जी, दूध, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपने नाश्ते में ऐड करते हैं। उसके बाद आप दिन में क्या करेंगे, लंच करेंगे, तो लंच में हम दाल चावल खाएंगे, उसमें सैलेड होगा, उसमें सब्जी होगी, उसमें रायता होता है या कर्ड होती है, दही होती है, ठीक है, ये चीज़ें शामिल होती हैं। रात का आप क्या कहते हैं, आपने कहा रोटी सब्जी है, दाल है, अगेन आप सैलेड भी कोई यूज़ कर सकता है या दूध आप यूज़ करते हैं।
आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारा जो फूड आप इनटेक कर रहे हैं वो सारा आपको मिल रहा है कहाँ से? प्लांट से। आपने जूस पिया तो आपको फ्रूट से मिला, फ्रूट आपके आपके प्लांट से मिले हैं। आपने सब्जी खाई है तो सब्जी आपको पौधों से मिली है। आपने दाल खाई है तो दाल आपको पौधों से मिली है। आपने रोटी खाई है, आपने चावल खाए हैं, सारे आपको प्लांट से मिले हैं। इसमें कर्ड और छाछ वगैरह को अगर हम छोड़ दें तो ये क्या होता है? आपको एनिमल से मिलते हैं। आपने कहा सारा ही जो भोजन है वो आपको प्लांट से मिल रहा है यहाँ पर। तो हम समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए प्लांट्स और कितनी इम्पोर्टेंट है क्रॉप हमारे लिए, क्रॉप प्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा आजकल जो लोग शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास इनफ जो एरिया है वो नहीं रहता है, तो या तो छोटी क्यारियों में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी उगाएं, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने टेरेस पे वो गमले होते हैं उनमें ही क्या करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं। आपने यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने टेरेस पे गमलों में ही बहुत सारी सब्जियां उगा लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि क्रॉप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। आप खाना खा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी होती है फसलों के बारे में। अब हमने कहा फसलों को जब उगाया जाता है तो क्योंकि डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती चली जा रही है, बट हमारे पास जो फसल योग्य जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो उतनी है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक साल एक खेत जो है वो डबल हो जाता है, वो दो खेतों में यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ सालों में जो फैमिली है, फैमिली में मेंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, उनकी हर एक रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। उनकी सबसे पहले तो जो फूड रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे बढ़ेगी, जो कि हमें पूरी करनी होती है। अब हमने कहा हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 4 खेत हैं और उस टाइम पे हमारे फैमिली में रहते थे 6 लोग, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, और आप मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं, तो 6 लोग यहाँ पर हमारी फैमिली में रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे आपने कहा कि फैमिली में क्या बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब लोग बढ़ेंगे तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि किसी फैमिली में थे, उसमें उनके दादा दादी, उनके माता पिता और उनके भाई बहन थे। अब भाई बहन बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, तो आपने कहा कि इस प्रकार से क्या है, फैमिली मेंबर बड़े हैं। फिर आपने कहा कि जो बच्चे हैं उनके भी जो संतति है, जो संतान है वो हुई, तो इस प्रकार से क्या हुआ, फैमिली के मेंबर फिर से बढ़े हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपने कहा कि फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं, उनकी फूड रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है, और आपके पास जो खेत है वो अभी भी 4 रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में क्या है, आपने कहा 4 भाई बहन हैं, 2 भाई है 2 बहन है, ठीक है, 4 भाई बहन है। तो हमने कहा कि जब उनकी शादी होगी, जब उनके बच्चे होंगे तो लोग बढ़ेंगे, लेकिन उनके पास खेतों की संख्या उतनी ही है, 4 ही खेत हैं। अब 4 जो खेत हैं उनमें बंटवारा हो जाता है, तो अब हर एक के हिस्से में क्या है, आपने कहा कि एक एक खेत आ गए हैं। अब क्या है, उनकी भी पूरी वही फैमिली होगी, ठीक है, उनके भी बच्चे होंगे यहाँ पे, और इस प्रकार से क्या है, लोग तो बढ़ गए हैं लेकिन खेत उतने ही हैं, सीमित हैं। हमें क्या करना है कि सीमित खेत में, सीमित जो भूमि है उसमें हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा उत्पादन करना है। उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पारंपरिक तरीके भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो गोबर होता है, जो गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, वो हम खेतों में डालते हैं, और सभी के यहाँ ऐसा होता है। ये पारंपरिक खेती में सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम क्या करते हैं, गोबर डालते ही डालते हैं। जब भी क्या होती है, बुआई होती है, उससे पहले आप क्या करेंगे, जो गोबर है वहां पर उसे बारीक करके पूरे खेतों में आप क्या करते हैं, गोबर को डाल लेते हैं। ऐसा क्यों किया गया, ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व की मात्रा बढ़े, और वहां पर जो पौधे हैं, पौधे क्योंकि अपने पोषण पोषण के लिए मिट्टी पर ही निर्भर रहते हैं, मिट्टी से ही अपने पोषक तत्वों को लेंगे। तो मिट्टी में जितने ज्यादा पोषक तत्व होंगे, जो फसल है वो उतनी अच्छे से ग्रो होगी, ठीक है। और ये एक तरीका है यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने का। नॉर्मली आपने क्या किया, आपने मिट्टी में क्या क्या जो खेतों की जुताई की, उसमें आपने बीज बोए, पानी डाला, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसमें अगर आप खाद भी ऐड कर देते हैं, जिसमें हमने कहा गाय का गोबर हो सकता है, और क्या चीजें खाद में आती है, आपने कहा कि जो भी यहाँ पर बुआई से पहले आपने कहा जो भी घास होती है, घास को पहले काटा जाता है, सुखाया जाता है, उसे जलाया जाता है, वो भी खाद में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये कुछ पारंपरिक तरीके हैं जो कि क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। हमने कहा इतना इनफ नहीं था, हमारे पास और भी कुछ टेक्निक आती हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो
चलिए, तो हमने कहा यहाँ पर कुछ पारंपरिक तरीके हमारे पास आते हैं कि जिससे हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इतना इनफ नहीं है, हमें कुछ और टेक्निक्स यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो नई टेक्निक है वो यहाँ पर इवॉल्व हो रही हैं कि किस प्रकार से जो फसल है उसके उत्पादन में वृद्धि की जाए। जैसे कि हमने कहा जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हमें जो क्रॉप है उनकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं किस प्रकार से फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जैसे सबसे जो कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने टीवी में देखा होगा कि ऐड आता है बार बार जिसमें कहा जाता है कि अपनी मिट्टी का जो अपनी खेत की जो मिट्टी है उसका परीक्षण करवाएं और जानें कि आपकी जो फसल है वो आपकी जो मिट्टी है, जो खेत की मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी है और उसमें कौन सी फसल ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सकती है। अब ये भी वैरी करता है, आपने अलग अलग प्रकार मिट्टी के प्रकार आपने देखे होंगे, आगे जाके हल्का सा मिट्टी के बारे में भी बात कर लेंगे। मिट्टी के प्रकार आपने देखे होंगे, मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार की जो फसल है वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में ग्रो होती है, क्योंकि आपने कहा कि अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग जो फसल होती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया है कि हम गेहूं की फसल को हम अक्टूबर नवंबर में बो रहे हैं और जो गेहूं की फसल है उसे हम जून जुलाई में बो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, हमने कहा गेहूं की कटाई हम मार्च अप्रैल में करते हैं और जो धान की कटाई है उसे हम कब करते हैं, यहाँ पे अक्टूबर के टाइम पे करते हैं। तो क्योंकि अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पानी से, वाटर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, डे लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि सनलाइट, जैसे डे लेंथ हमने कहा कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट दो प्रकार के होते हैं, अगर आपने बात देखा होगा। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं और दूसरे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है कि जो आप विंटर में देखते हैं, जो आप सर्दियों के टाइम पे देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे का मतलब होता है डे लेंथ जो है वो छोटी है। तो आप देखते हैं कि सर्दियों में जो धूप है वो थोड़ा देरी से आती है और जो यहाँ पे जो सनसेट है यानी कि धूप जल्दी चली जाती है। तो जो सनलाइट का टाइम पीरियड है वो कम होता है एज कम्पेयर टू समर। समर में हम देखते हैं कि जो धूप है वो जल्दी आ जाती है और देर से यहाँ पे धूप जाती है, जो सनराइज है वो जल्दी हो जाएगा और सनसेट देरी से होगा। ठीक है, ठीक है। सेम अगर हम दूसरी बात करें लॉन्ग डे प्लांट की, तो लॉन्ग डे प्लांट में लॉन्ग डे का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि वही गर्मियों का दिन जिसमें हमने कहा कि जो सनराइज है वो जल्दी हो रहा है, सनसेट लेट में हो रहा है। तो प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, कुछ सर्दियों में होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, यहाँ पे अपने कहा विंटर में होते हैं। जैसे कि हम अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे जो धान की फसल होती है, धान की फसल में हमने कहा डे लेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और अपने का वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता है, तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए। क्लियर है, लेकिन वेरी करता है जब यहाँ पे धान की बुआई होती है तो आपने कहा वहां पर बहुत ज्यादा जो डे लेंथ है वो मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है, लेकिन वाटर भी मैक्सिमम चाहिए। आप देखते हैं कि जब धान की रुपाई होती है तो पूरे खेत पानी से भरे हुए रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जो धान के पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपने कहा डे लेंथ कम होती चली जाती है, आपने कहा टेम्परेचर थोड़ा कम होता चला जाता है और वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट पहले थी उतनी अब नहीं है। देखो, वाटर की रिक्वायरमेंट तो होगी, हर एक प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे कोई प्लांट डेजर्ट में है या आपने कहा कि कोई प्लांट जो आप देखते हैं नॉर्मल जगह पे है। लेकिन क्या होता है, वेरी करता है। तो आपने कहा धान के पौधे को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में थी, धीरे धीरे अब वो कम होने लगेगी। तो तीनों चीजें धीरे धीरे कम होती हैं और आप देखते हैं कि जब यहाँ पे जो धान की फसल पकने का टाइम आता है तो टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। अक्टूबर के टाइम पे टेम्परेचर अगर आप रिलेट करेंगे, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे जून का किससे यहाँ पे अक्टूबर से, तो आपने कहा कि बहुत डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे टेम्परेचर में। सेम वैसा ही हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे गेहूं के पौधे में, हमने कहा जब गेहूं की बुआई बुआई होती है तो डे लेंथ जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन जो गेहूं की फसल है उसे पकने के लिए आपने कहा डे लेंथ ज़्यादा चाहिए तो टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा। देखिए, डे लेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है, डे लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। और आपने कहा कि इसी प्रकार से क्या होता है,
हम देखते हैं कि जो गेहूं की फसल पकती है वो मार्च से अप्रैल में पकती है, तो वेरी करता है। आपने कहा कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो अलग अलग होती है, और इसी प्रकार से आपने कहा ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी में भी ग्रो होते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो नेचर है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसीलिए आपने ऐड देखा होगा कि क्या करें, अपनी फसल को बोने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और जानें कि आपकी जो मिट्टी है उसका नेचर कैसा है। पहली तो ये बात हमें पता लग जाती है। दूसरा, हमें ये पता चल जाता है कि जो मिट्टी है उसमें किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या किसी न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी तो नहीं है। तो दो वर्ड हमारे पास आते हैं, एक डेफिशिएंसी आता है और एक टॉक्सिसिटी आता है। ठीक है, एक तो डेफिशिएंसी आता है और एक टॉक्सिसिटी आता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी भी न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है, और टॉक्सिसिटी का मतलब होता है अधिकता। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या होगा, यहाँ पर मिट्टी की जांच जब आप कराते हैं तो आपको एक तो ये पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, या फिर अगर बैलेंस नहीं है, अगर डेफिशिएंसी है, अगर किसी न्यूट्रिएंट या किसी पोषक तत्व की या किसी मिनरल्स की कमी है, तो वो कौन सा मिनरल है जिसकी कमी होती है, फिर उसके उपचार के लिए आप अपनी मिट्टी का उपचार करेंगे। या अगर टॉक्सिसिटी है, अगर किसी न्यूट्रिएंट किसी मिनरल्स की अगर टॉक्स अधिकता है, तो फिर सेम उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो आपने कभी देखा होगा कि किसी मिट्टी में जो फसल है वो अच्छे से नहीं उग पाती है, तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं। तो इसीलिए इनमें से आपने कहा कि जो एडवांस मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन को एनहांस करने के या फसल फसल उत्पादन में अधिकता लाने के, तो उसमें से एक जो हमारे पास मेथड आता है वो मिट्टी की जांच भी है, जो कि अब यहाँ पर कराई जाती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं हमारे गांव में, तो अभी भी मिट्टी की जांच नहीं कराई जाती है, लेकिन धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो लोग यहाँ पे कृषि करते हैं, प्रॉपर जो खेती करते हैं, वो धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं, अपनी फसल के बारे में जो जानकारी है उसे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और वो चीजें अप्लाई भी कर रहे हैं। तो बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पे। अब इस चैप्टर को पढ़ने में प्लस पॉइंट ये है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता है, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे घरों में होता है, जो हम देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर चीजों को, बस आपको ध्यान वहां पे देना है जहाँ पे एडवांस चीजें आएंगी, यानी कि जो पारंपरिक खेती में जो नई चीजें आई हैं, एक तो वो। दूसरा की जो खेती होती है उसकी सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो सब बच्चों को पता होगा कि खेती किस प्रकार से करते हैं हमारे घर में, बट फिर भी आप सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हमने कहा इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो काफी हद तक आप कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन काफी हद तक आप कर चुके हैं। सोर्सेस ऑफ फूड, क्या सोर्स है फूड का, इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने बात कर ली है कि प्लांट्स हमारा मेन सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स हमारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तीसरा हमने कहा क्रॉप प्लांट्स, क्या क्या क्रॉप होती हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं। सीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो अलग अलग प्रकार की फसल आती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, और हम साथ में ये भी जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के फसल को कैसे ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, की क्या तरीके क्या स्टेप होते हैं। अब ये बहुत ईजी है, सारी चीजें यहाँ तक बहुत ईजी हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता है। हमने कहा कैसे हम फसल को बोते हैं उसके स्टेप हमें देखने हैं, और हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं कि अब जैसे ही सीजन चेंज होते हैं, जैसे अभी आपने कहा नवंबर के टाइम पे गेहूं की बुआई हुई होगी, तो क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किए हैं वो आपने देखे होंगे। जानेंगे क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, से थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। स्टोर कैसे करते हैं ये भी हमारे घरों में बहुत अच्छे से पता होता है हमें। क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे कि एनिमल से कैसे क्रॉप कैसे हमें जो प्रोडक्ट है मिलते हैं और कैसे उन्हें बढ़ाया जा सकता है। एक बार आप देखिए कि क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन इज अ कॉमन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड बाय अ worldwide farmers to grow and produce crop to use as food and fiber. This practice includes all the feed sources that are required to maintain and produce crop. आपने कहा फसल उत्पादन एक सामान्य कृषि अभ्यास है जिसका पालन दुनिया भर के किसान भोजन और फाइबर के रूप में उपयोग करने के लिए, फसल उगाने और फसल उत्पादन करने के लिए करते हैं। इस अभ्यास में फसलों के रखरखाव और उत्पादन के लिए आवश्यक सभी जो फीड स्रोत
शामिल हैं। तो नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस जब आपने क्लासेस में जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, फिर जिसे फसल उत्पादन प्रबंधन कहते हैं। इट रेफरेंस मल्टीपल प्रोसेस दैट आर get to improve the growth, yield and developments of agricultural crops. This way vary according to the class of crop as well as the location। आपने कहा कि ये क्या है, कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो कृषि फसलों की वृद्धि, उपज और विकास में सुधार करने के लिए तैयार है, या फसलों के वर्ग के साथ साथ स्थानों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आ गई है। अब है सोर्स ऑफ फूड। क्या होते हैं दो सोर्स ऑफ फूड हमारे पास है, प्लांट्स और एनिमल। चलिए, आपने कहा कि सोर्स ऑफ फूड हमारे पास दो आते हैं, प्राइमरी मुख्य और जो मेन होता है हमारा वो प्लांट सोर्स है, जिसमें आपने कहा फ्रूट्स आपके हैं, ऑयल आपके पास है, सीड आपके पास आते हैं, लीफी वेजिटेबल्स आपके पास आती है, अनाज आपके पास आता है, सभी चीजें आती हैं। और फूड फ्रॉम एनिमल, जैसे कि आपने कहा कि जो यहाँ पे क्या होता है, जो फिशेस होती हैं, ठीक है, जो सी फूड होता है आपका, या एग है यहाँ पर, या बटर है, या मिल्क है, और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं, ये आपके क्या आते हैं, एनिमल प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, दो सोर्स हमारे पास फूड के आ गए हैं। अब हमने कहा व्हाट आर क्रॉप। क्रॉप क्या है यहाँ पर, आपने कहा क्रॉप इज अ प्लांट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और सब्सटेंसेस। यानी कि फसल, एक फसल क्या है, पौधा है जिसमें लाभ या निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर इसे उगाया और काटा जाता है। तो फसल बेसिकली बनी है पौधे से। जब बहुत सारे एक ही प्रकार के जो हमारे पास क्या आते हैं, पौधे आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। When the plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। हमने कहा क्या होता है, जब एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। Most crops are cultivated in agricultural or hydroponics। Crops में include a microscopic fungus और जैसे कि मशरूम। आपने कहा अधिकांश फसल जो होती है कि खेती कृषि में की जाती है, कृषि यानी कि खेतों में की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, आप देखिए, हाइड्रोपोनिक्स एक अलग टेक्निक होती है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स यह एक अलग टेक्निक है। इसमें इस प्रकार से एक कंटेनर, आप मान लीजिए कंटेनर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर होते हैं प्लांट्स और ये इनकी जड़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, इसमें भरा हुआ होता है पानी, इट इज फिल्ड विद वाटर, इस प्रकार से। और इसमें होते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स को भी ऐड किया जाता है। अब इसमें क्या है, आपने कहा इसमें मिट्टी नहीं है। ठीक है, पारंपरिक खेती में हम क्या देखते हैं कि खेत है, खेतों में मिट्टी है, मिट्टी में बुआई होती है, उसी में फसल होती है। इसमें क्या है कि ये जो प्लांट्स है, यहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मिट्टी का एक्चुअली में काम क्या है, पोषक तत्व और जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पे, जो खनिज और जो पोषक तत्व हैं उन्हें प्रदान करना पौधे को, और पानी प्रोवाइड कराना। क्योंकि पानी कहाँ पर होगा, आपने कहा मिट्टी में घुलनशील होगा। मिट्टी से ही जो जड़ें होती हैं वो पानी को लेंगी, पानी के साथ साथ मिनरल्स को लेती हैं। ठीक है, और वही काम यहाँ पे क्या कराया जाता है, आपने कहा बिना मिट्टी के कराया जाता है। ठीक है, ये जो टेक्निक है इससे बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता है। बड़ी स्केल पे प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, जब खेती की जाएगी, खेतों में जब क्या फसल उगाई जाएगी, तभी यहाँ पर क्या होता है, बड़ा प्रोडक्शन या लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा फसलों में जो मैक्रोस्कोपिक फंगस, फसलों में मैक्रोस्कोपिक फंगस जैसे मशरूम को भी यहाँ पे क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स की हमने बात की थी, ये है हाइड्रोपोनिक्स, आपके पास आए थे। ठीक है, आपके पास हाइड्रोपोनिक्स आए थे, ये है हाइड्रोपोनिक्स। क्या देख रहे हैं आप,
आप देख रहे हैं कि जो लीफी वाला पार्ट है, जैसे कि जो पार्ट हमारा मिट्टी के नीचे रहता है वो पार्ट हमारा कहाँ है, इसके अंदर है, और जो पार्ट हमारा भूमि के ऊपर रहता है वो पार्ट क्या है, इस कंटेनर के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि टैंक जैसी संरचना आपको दिख रही है, जैसे एक्वेरियम आपने देखे होंगे, एक्वेरियम होते हैं, एक्वेरियम में जो फिशेज होती हैं। तो आपने कहा कि वहां पर क्या होता है, सजावटी तौर पे भी रखा जाता है, बड़े बड़े एक्वेरियम भी होते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे शॉप में, होटल में या किसी के अपने घरों में भी एक्वेरियम रखे जाते हैं, कुछ वैसा ही आपको एक कंटेनर दिख रहा है ये, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो जड़ें हैं, सिर्फ जड़ें ही पानी में है यहाँ पे, और बाकी जो पोर्शन है वो यहाँ पे ऊपर होता है। तो इस प्रकार से क्या है, अपने का मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं, तो अपने का भूमि की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने फिर आपको मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर प्रकार की फसल को आप इसी प्रकार से उगा सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि जैसे जो लीफी वेजिटेबल्स है उन्हें यहाँ पे ग्रो किया जाता है, लोग ग्रो करते हैं इन्हें। ठीक है। एक बार हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं आप लोग सर्च कर लेंगे, और उनके अलग अलग इमेजेस को देखेंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स को यहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में, जिसमें मेनली दो टाइप की हमारी क्रॉप आती है, खरीफ और रबी, और इसी के बीच में हमारे पास क्या आती है, जो जैद क्रॉप होती है वो भी आती है। ठीक है, एक बार इस सारे चार्ट को आप लोग देख लेंगे। चलिए, अब आपने ये इसके नोट्स बनाए होंगे, आपने अपनी कॉपी में टाइप्स ऑफ क्रॉप को नोट किया होगा। ध्यान रखिए कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स किस सीजन में उगाए जाते हैं यहाँ पर, और क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, तो इससे आगे की जो क्लास है नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।